हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेंस की जो है 13वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। ये 17 दिन का कोर्स है और ये आज हमारा 13वां दिन है। आज हम ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेंगे। चाहे आप 2019 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2021 या उसके आने वाले मेंस की आगे की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं और इनका महत्व बताइए। देखिए, ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत से यहाँ आशय है कि जो परंपरा मतलब लगातार चले आ रहे हैं सदियों से, और गैर परंपरागत वो है जिन्होंने अभी हमने परंपरागत स्रोतों के विकल्प के रूप में उपयोग किया है। तो इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि ऊर्जा प्राप्ति के वे स्रोत जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार उपयोग किए जा रहे हैं वह विकास प्रक्रिया में शामिल हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत स्रोत। कुछ वर्षों से मतलब अभी हमने थोड़े ही समय पहले इनको आरंभ किया है। तो ऊर्जा प्राप्ति के वे स्रोत जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार उपयोग किए जा रहे हैं और विकास प्रक्रिया में शामिल है। डेफिनेशन याद रखिएगा, ऊर्जा प्राप्ति के वे स्रोत जो कुछ वर्षों से ही लगातार उपयोग किए जा रहे हैं वह विकास प्रक्रिया में शामिल है। इसका उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा का महत्व क्या है? सबसे पहले ये प्रदूषण रोकने में सहायक है। जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका सबसे पहला और सबसे एडवांटेज मतलब सबसे ज़्यादा जो इसका हमको फ़ायदा है वो यही है कि ये प्रदूषण रोकने में सहायक होते हैं। दूसरा है कि जो गैर परंपरागत साधन हैं वो कोयला, पेट्रोलियम जैसे परंपरागत साधनों की अपेक्षा कम खर्चीले हैं। ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच खतरा कम होता है क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसी क्षेत्र में ये इनका निर्माण हो जाता है, तो जिससे ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच जो है खतरा कम होता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन स्तर में ये सुधार करते हैं। जलवायु परिवर्तन परिप्रेक्ष्य में ये एक बेहतर विकल्प है। वैकल्पिक, सतत तथा विकेंद्रित है। तो गैर परंपरागत स्रोत के क्या क्या महत्व है? सबसे पहले प्रदूषण रोकने में सहायक है। दूसरा, कम खर्चीला है। ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच कम अंतर होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये सामाजिक जीवन में सुधार करता है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भी ये एक बेहतर विकल्प है और वैकल्पिक, सतत तथा विकेंद्रित है। अगला है ऊर्जा प्रबंधन क्या है, उसके उद्देश्य, तत्व और प्रेरक शक्तियाँ बताइए। तो लाभ को अधिकतम उपयोग करने के लिए या लाभ को अधिकतम करने के लिए ऊर्जा का विवेकपूर्ण व प्रभावी उपयोग और प्रतिस्पर्धी स्थिति को बढ़ाना ऊर्जा प्रबंधन है। लाभ को अधिकतम करने के लिए ऊर्जा का विवेकपूर्ण व प्रभावी उपयोग क्या है? लाभ का अधिकतम उपयोग करने के लिए ऊर्जा का विवेकपूर्ण व प्रभावी उपयोग और प्रतिस्पर्धी को बढ़ाना क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबसे पहला है ऊर्जा की लागत को कम करना। जो ऊर्जा में लागत होती है उसको कम से कम करना। उत्पादन और गुणवत्ता को बनाए रखना। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। ऊर्जा खरीद व उपयोग को अनुकूलित कर अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो क्या है ऊर्जा प्रबंधन का उद्देश्य? सबसे पहले ऊर्जा लागत को कम करना, उत्पादन और गुणवत्ता बनाए रखना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, ऊर्जा खरीद व उपयोग को अनुकूलित कर लाभ अधिकतम करना। ऊर्जा प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? सबसे पहले है प्रतिबद्धता। हमको एक प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि हमको इसको एनर्जी को सेव करना है। दूसरा है प्रदर्शन का मूल्यांकन। जो भी प्रदर्शन करें उसका मूल्यांकन हो, लक्ष्य निर्धारित हो, एक्शन प्लान लागू करना, प्रगति का मूल्यांकन, उपलब्धियों को जानना। ये ऊर्जा प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्व हैं। ऊर्जा प्रबंधन हेतु प्रेरक शक्तियाँ कौन सी हैं? प्रतिस्पर्धा, विद्युत आपूर्ति में कमी, पर्यावरण प्रबंधन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। ये इसके लिए प्रेरक शक्तियाँ हैं जो हमें ऊर्जा प्रबंधन करने हेतु प्रेरणा देती हैं, प्रेरक करती हैं। प्रतिस्पर्धा, विद्युत आपूर्ति में कमी होती है तो भी हमको ही समस्या का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण प्रबंधन और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ये इसके लिए प्रेरक शक्तियाँ हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें निष्कर्ष में हम लिख लेंगे कि भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन की 40% स्थापित क्षमता
ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित है। भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन की जो 40% क्षमता है वो ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति को समझाकर उसके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहलों का वर्णन करो। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरा मेंस का पैकेज है। मेरा जो मेंस का पैकेज है वो पूरा का पूरा हैंड रिटन है और सॉल्ड पेपर में हैंड रिटन है और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। मेंस का जो पूरा पैकेज है वो हैंड रिटन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये 2021 की भूगर्भ शास्त्र की बुकलेट है और इसी प्रकार से हर बुकलेट को, हर नोट्स को तैयार किया गया है। ऊर्जा, चाहे ऊर्जा का टॉपिक हो, चाहे भूगर्भ शास्त्र का टॉपिक हो, चाहे विज्ञान तकनीकी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे सेकंड पेपर का कोई भी टॉपिक हो, इसी प्रकार हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट और डायग्राम सहित ये नोट्स कवर किए गए हैं। अगर आप 2019 के नोट्स लेते हैं तो 2019 के जो नोट्स हैं उसकी आपको 36 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं और बाकी की आपको 24 बुकलेट 6 नंबर और 15 नंबर की मिलती हैं। इनके साथ ही साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं जहां आपकी तैयारी कराई जाती है, जहां आपको करंट से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं और भी बहुत सारे जो करंट डाटा है जो एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो वो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये 25 ग्रुप आपको हमारे नोट्स लेने पर मिलते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हो, ये जो बुकलेट है हैंड रिटन, ये आपके पास वहाँ पर डिलीवर हो जाएंगी। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF फॉर्म में भी लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएंगी। 2019 के नोट्स की अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो 3999 है और हार्ड कॉपी की प्राइस 9999 है। इसी प्रकार अगर हम 2020 या 2021 में इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी आपको टोटल 44 बुकलेट मिलेंगी। 2021 में इसकी टोटल 44 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलेंगी। क्या होगा, इसमें 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलेंगी, बाकी की आपको बुकलेट जो हैं 32 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। तो 32 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी, 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलेंगी। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे जहां आपकी तैयारी कराई जाएगी, जहां आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, ये जो मेरा पब्लिक व्हाट्सएप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप देखते हैं कि मैं लगातार अपने मेंस ग्रुप में आंसर सेंड करती हूँ, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती है और आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होती रहती है। तो अगर आप प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6260190944। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति को समझाकर उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहल का वर्णन करना है। सौर ऊर्जा क्या होता है? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। भारत में अगर वर्तमान में सौर ऊर्जा की स्थिति देखें तो 36.3 गीगावाट। डाटा याद रखिएगा, भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति वर्तमान में कितनी है? 36.3 गीगावाट भारत में सौर ऊर्जा की वर्तमान स्थिति है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय देश में आता है। उष्णकटिबंधीय से मतलब होता है कि हमको सूर्य की किरणें सीधी मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण वर्ष भर भारत को सौर विकिरण प्राप्त होता है। इसमें सूर्य प्रकाश के लगभग 3000 घंटे शामिल होते हैं। मतलब हम भारत को 3000 घंटे जो है सौर ऊर्जा मिलती है तथा 300 दिन लगातार मिलती है। भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। भारतीय भूभाग पर कितनी आती है? 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आती है। सौर ऊर्जा में जो सर्वाधिक योगदान होता है वो सोलर पार्क का, जो कि 40%, और रूफटॉप सौर एनर्जी का रहता है, जो कि 40% रहता है। सर्वाधिक योगदान सोलर पार्क और रूफटॉप सोलर एनर्जी का रहता है। सौर ऊर्जा देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16% है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिजली उत्पादन की क्षमता है उसका ये क्या है? 16% है। सरकार को इस लक्ष्य को बढ़ाकर 60% करना है। वर्तमान में भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 36.3 गीगावाट है। रूफटॉप कार्यक्रम के तहत 2022 तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? रूफटॉप के तहत कितना रखा गया है? 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय अगर पहलों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि भारत की पहल है 122 देशों का एक संगठन है। इसमें अधिकांश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होने वाले देश हैं। वर्ष 2030 तक हरित जलवायु कोष सहित प्रौद्योगिकी व कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त के हस्तांतरण की सहायता से गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करना। 2030 तक बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के विकास और भविष्य में इस दिशा में कार्य करने के लिए सौर प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 1000 बिलियन से अधिक अमेरिकी डॉलर का निवेश किए जाने की आवश्यकता है। क्या राष्ट्रीय पहल हो रही है? तो राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को 20 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया। सबसे पहले हम अपना लक्ष्य बढ़ाएंगे, तभी तो लक्ष्य को लेकर हम तैयारी करेंगे। तो यही यहाँ पे किया गया है कि राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत पहले जो लक्ष्य 20 गीगावाट था उसको कितना कर दिया है, 100 गीगावाट कर दिया है। राष्ट्रीय हरित कार्यक्रम व राष्ट्रीय हरित ऊर्जा गलियारा कार्यक्रम बनाया है। पीएम कुसुम योजना 3.5 मिलियन से अधिक किसानों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की विश्व में की सबसे बड़ी एक पहल है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली की स्थापना की गई है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित देश का पहला सोलर प्लांट बुंदेलखंड के रामपुरा गांव में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 8.7 किलोवाट है। रीवा के गुड़ तहसील में देश का पहला 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया। ये हमारे भारत की पहल है। नहर बैंक और सौर नहर टैंक अवसंरचना का संवर्धन करना, सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की स्थापना व ग्रिड कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे की राह में हम क्या लिख सकते हैं कि सौर अपशिष्ट प्रबंधन व विनिर्माण हेतु भारत को एक मानक नीति अपनाने की आवश्यकता है। नीति निर्धारण व कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी से बचने हेतु एक रूपरेखा को बनाना होगा। सौर परियोजना के वित्त पोषण हेतु मजबूत वित्तीय उपायों को भी अपनाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर। तो पारंपरिक स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और ये गैर पारंपरिक स्रोत जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। पारंपरिक स्रोत दीर्घकाल से उपयोग में लाए जा रहे हैं और गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग कुछ ही वर्षों से प्रारंभ हुआ है। जो पारंपरिक स्रोत हैं ये अनवीनीकरण है, मतलब हम इनको दोबारा नवीनीकृत नहीं कर सकते हैं, जबकि जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं वो नवीनीकृत स्रोत हैं, इनको पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। उपयोग व रखरखाव में परंपरागत साधनों का भारी खर्च आता है, जबकि इनके रखरखाव में कम खर्च आता है। पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं परंपरागत और जो साधन हैं वो पर्यावरण अनुकूलित हैं। कोयला पेट्रोलियम इसका उदाहरण है और इसका सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।